नमस्कार। कार्यक्रम है अभ्यास और मैं हूँ आपकी दोस्त विनीता। इस कार्यक्रम में आपके भेजे सवाल जो व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल आईडी abhyas.airnews@gmail.com पर आप हमें भेजते हैं और हम उनका बेसब्री से करते हैं इंतजार और आपके सवालों के उत्तर मिलते हैं शनिवार रात 9:30 बजे। आज का विषय है सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र और स्टूडियो में प्रेजेंट हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र के प्रोफेसर रविंद्र कुमार। बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे सर आपका हम। नमस्कार। परीक्षार्थियों के बहुत सारे सवाल हमारे पास आए हैं, लेकिन हम उसके पहले आइए सुनते हैं एक्सप्लेनर सेगमेंट। भारत में जनजातीय एकीकरण। भारत में जनजातीय आबादी हालांकि संख्यात्मक रूप से कम अल्पसंख्यक है, समूहों की एक विशाल विविधता का प्रतिनिधित्व करती है। ऐतिहासिक रूप से 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोहों ने जनजातीय क्षेत्रों के बहिष्कार की ब्रिटिश नीति को जन्म दिया। इसके अलावा उपनिवेशवाद का जनजातीय जीवन शैली पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। बाजार की ताकतों के प्रवेश से उनका सापेक्ष अलगाव मिट गया। उन्होंने बाहरी लोगों के हाथों अपनी जमीन खो दी और वे तेजी से कर्ज में डूबे हुए थे। आदिवासियों के वन और वन उत्पादों के प्रयोग पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। स्वतंत्रता के बाद जनजातीय लोगों को मुख्यधारा में एकीकृत करने का कार्य अत्यंत जटिल रहा है। ये उनके विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों, उनकी विभिन्न भाषाओं, विशिष्ट संस्कृतियों और शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण है। भारत में आदिवासी समस्याओं से निपटने के दृष्टिकोण स्वायत्तता, आत्मसात और एकीकरण की नीतियों के बीच बटे हुए थे। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी विशिष्ट पहचान और संस्कृति को बनाए रखते हुए उन्हें भारतीय राष्ट्र का अभिन्न अंग बनाने के दृष्टिकोण का पालन किया। वो विविध तरीकों से जनजातीय लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए खड़े थे, विशेष रूप से आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं, संचार, कृषि और शिक्षा के क्षेत्र में। जनजातीय कल्याण सुनिश्चित करने के लिए क्रमिक सरकारों ने हमारे संविधान में सुरक्षा उपाय किए हैं। अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि राज्य को आदिवासियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना चाहिए और उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाना चाहिए। भारतीय संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूचित के माध्यम से जिन राज्यों में आदिवासी क्षेत्र स्थित थे, उन राज्यों के राज्यपालों को आदिवासी हितों की रक्षा के लिए विशेष जिम्मेदारी दी गई थी। उन्हें जनजातीय क्षेत्रों में अपने आवेदन में केंद्रीय और राज्य कानूनों को संशोधित करने की शक्ति भी दी गई थी। 5वीं अनुसूची के प्रावधानों में और अधिक लोकतंत्रीकरण के लिए पंचायतों के प्रावधान अधिनियम 1996 के रूप में कानूनी और प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण देखा गया है। आदिवासियों को विधायिकाओं और प्रशासनिक सेवाओं में सीटों के आरक्षण के माध्यम से राजनीतिक अधिकारों की गारंटी भी दी जाती है। आगे बढ़ते हुए क्षेत्र के संबंध में जनजातीय क्षेत्रों की आकांक्षाओं को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब क्षेत्र विकसित होता है तो क्षेत्र के अभिन्न अंग अनिवार्य रूप से विकसित होते हैं। हालांकि ये सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए कि विकास के नाम पर आदिवासी लोगों की विशिष्टता का उल्लंघन न हो। थैंक यू पूनम। झारखंड और दग्गा से लगभग इसी एक्सप्लेनर सेगमेंट से मिलता हुआ एक सवाल आया है जिसे पूछा है निवेदिता ने, और वो सवाल है, हेलो, माय नेम इज निवेदिता मिश्रा एंड आई एम फ्रॉम Jharkhand. My question is, after being nomination of Sri Draupadi Murmu as the President of India, do still there is a need of reservation on the basis of caste and gender? Discuss this statement. जहाँ तक जो आरक्षण को देखते हैं उसमें हमेशा एक मिसिंग लिंक होता है जी। उसमें हम अगर देखें कि जो भारतीय संविधान को देखें तो आरक्षण जो अभी तक दिया गया है, पहले भी दिया और अभी कंटिन्यू जारी है, उसका जो आधार है, अगर भारतीय संविधान अनुच्छेद 15, 16 इन सब देखें तो उसमें हमको देखता है कि जो आरक्षण का आधार है वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों को आरक्षण दिया जाता था। कालांतर में जब इसको एक्सटेंड किया गया तो उसमें इकोनॉमिक आधार, आर्थिक आधार पे भी रिजर्वेशन दिया गया। अभी हाल में ही आर्थिक उच्च जाति में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एमंग दी अपर कास्ट, उनको भी रिजर्वेशन दिया गया। और जहाँ तक लैंगिक आधार पे आरक्षण की बात है, उसमें हम देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन, कहीं भी किसी भी आरक्षण की बात है, रिप्रेजेंटेशन क्या है, रिप्रेजेंटेशन को पूरा करके अगर किसी देश
को हम विकास कर देखना चाहते हैं, समावेशी विकास की बात करते हैं, तो इसमें समाज के सभी वर्गों का रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व बहुत जरूरी है। इसी बात को देखते हुए सरकार चाहे हमारा संविधान आरक्षण का व्यवस्था किया है। अगला सवाल ये है विवेश कुमार बिहार से। मेरा नाम विभास है। मैं बिहार राज्य के कटिहार जिला के मनिहारी अनुमंडल का रहने वाला हूँ। मैं नियमित रूप से अभ्यास कार्यक्रम को सुनता हूँ। मेरा आज का सवाल है कि सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है, यह हमारे समाज और राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करती है। धन्यवाद। सोशल इंजीनियरिंग का जो कंसेप्ट है उसमें हम देखते हैं कि टॉप डाउन इफेक्ट जो किसी भी लोगों के जो एटीट्यूड होते हैं, बिहेवियर होते हैं, उसको कैसे चेंज किया जाता है, अल्टर किया जाता है। इसका जो इंडिया में सबसे पहले प्रयोग हुआ है बिहार के कंटेक्स्ट में 2005 से शुरू हुआ है। कैसे इसका जो सोशल इंजीनियरिंग का कंसेप्ट कि कैसे लोगों को हम मोबिलाइज करते हैं, राजनीतिक इलेक्शन में कैसे मोबिलाइज करते हैं लोगों को, उस कंटेक्स्ट में। लेकिन ये कंसेप्ट वहीं तक सीमित नहीं, सरकारें भी, बहुत सारे संगठन भी, ग्रुप भी, समूह भी, ये सभी लोग इसका प्रयोग करते हैं लोगों को मोबिलाइज करने के लिए, चाहे समाज में परिवर्तन करने के लिए, इनके लिए, चाहे भागीदारी के लिए। राजनीतिक दल जो है इसका प्रयोग करते हैं कि समाज में जो समय है एस्पिरेशनल सोसाइटी है, वो जो समाज के कई तबका है उनका जो पार्टिसिपेशन नहीं होता। अगर हम आजादी के बाद देखें तो एक समाज का वर्ग है जो उच्च जाति, वो पहले सक्रिय होता है राजनीतिक रूप से। फिर 70, 80, 90 की बात करते हैं तो अमंग दी पिछड़ा वर्ग में जो उच्च वर्ग है, जो जिसको कुलक क्लास बहुत लोग जो कहा है, कैपिटलिस्ट, बुलक कैपिटलिस्ट कहा है, तो वो लोग सक्रिय हुए। लेकिन 2014 धीरे धीरे जो 2005 की बात करें उसमें जो जातियां हैं, जो समाज के जो वर्ग हैं, वो सब भी उसमें समाहित हुए, प्रतिनिधित्व किए और राजनीतिक रूप से अपना प्रतिनिधित्व उसमें दे रहे हैं, जिसमें राजनीतिक दल हर वर्ग के लोगों को उसमें शामिल करके प्रतिनिधित्व दिया गया। ये सोशल इंजीनियरिंग के तहत ही हर समाज के हर तबके के लोगों को उसमें शामिल किया गया। बहुत खूब। और ये अगला सवाल जो हम ले रहे हैं वो है रानी कुशवाहा का गाजीपुर से। समाज शास्त्र से हमारे देश में महिलाओं की स्थिति को कैसे सुधारा जा सकता है, जैसे जबरन विवाह, पर्दा प्रथा इत्यादि। रानी कुशवाहा, गाजीपुर। इनका क्वेश्चन बहुत है। समाज शास्त्र जो डिसिप्लिन है उससे संबंधित है कि समाज शास्त्र जो महिलाओं की स्थिति को कैसे सुधार सकते हैं। इसमें समाज शास्त्र समाज का अध्ययन करता है। इसमें महिलाओं की स्थिति हम जो करते हैं कोई सोशल वर्क ये नहीं है, हम उसमें अध्ययन करके हम उनको मूल्यांकन करके ये बताते हैं कि समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी रही है, कैसी है और कैसी होगी। तो इसके लिए जो मूल्यांकन करने की 5 विधियों की चर्चा करते हैं कि ऐतिहासिक विधि है जिसमें बहुत सारे दार्शनिक, इतिहास के हिस्टोरियन है, उसके लेखन को हम लेके उसको अध्ययन करके हम उसको महिलाओं की स्थिति के बारे में बताते हैं। जो दूसरा जो है अनुभविक व्यक्तिक अध्ययन विधि, जिसको हम स्त्री की स्थिति का विश्लेषण पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में करते हैं और इसको देखते स्त्रियों की स्थिति पुरुषों से निम्न, यह इतिहास सिद्ध और सांस्कृतिक दृष्टि से भी मान्य है। तो हम कुछ केस स्टडी लेके उसको अध्ययन करके हम मूल्यांकन करते हैं महिलाओं के स्थिति के। तीसरा है अंतर व्यक्तिगत शक्ति के मूल्यांकन की अनुभविक विधि, एम्पिरिकल मेथड ऑफ असेसिंग इंटरपर्सनल पावर। समस्या जो निम्न स्थिति की होती है वो शोषण का, वो ह्यूमन राइट्स अधिकार होना चाहिए, किस तरह उनको डिप्राइव्ड किया गया, वंचित किया गया, तो इन सब के आधार पर हम उसका मूल्यांकन करते हैं। फिर क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड के थ्रू हम महिलाओं की जो अनुसार डेटा इकट्ठा करके उसके बारे में बताते हैं, उनकी एजुकेशन स्थिति ये है, आय की स्थिति ये है, किस तरह उनको जैसे प्रॉपर्टी में अधिकार मिला है कि नहीं, इस तरह के हम जो क्वांटिटेटिव डेटा, तो मात्रा मूलक डेटा इकट्ठा करके हम उनकी स्थिति का मूल्यांकन करते हैं। उसका अनुभविक, मात्रा मूलक और गुणात्मक प्रश्नावली के द्वारा भी हम डेटा इकट्ठा करके, तथ्यों को इकट्ठा करके उनका करते हैं। फिर हम करते हैं कि सैद्धांतिक प्रयोग है
उसकी भी चर्चा करते हैं। जैसे लिबरल फेमिनिस्ट हो गया जो जेंडर इक्वलिटी की बात करता है, फिर मार्क्सवादी नारीवादी है जिसमें उसमें महिलाओं को एक ऑब्जेक्टिफाई करता है, जिसमें वो कहता है कि प्रोलेटेरिएट क्लास के बुर्जुआ वर्ग की नहीं है, जो एक संपत्ति के रूप में इसको प्रयोग करता है। इस तरह के जो मार्क्सवादी नारीवाद है उसके तरह हम इसको मूल्यांकन करते हैं। फिर आमूल परिवर्तन नारीवादी है जो पूरी तरह परिवर्तन, संरचना में परिवर्तन करके इनको स्थिति को अध्ययन करने का प्रयास किया जाए। महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन उन्हें मिला। लेकिन अब जो अगला सवाल है ना, वो बहुत दूर से यानी कि बाड़मेर राजस्थान से आया है और प्रिया शर्मा है जो पूछ रही हैं कि मैं प्रिया शर्मा बाड़मेर राजस्थान से, मेरा सवाल है कि सामाजिक विचलन क्या है। किसी भी समाज में जब बात करते हैं तो उस समाज के कुछ अपनी नॉर्म्स होते हैं जिसको मानदंड, प्रतिमान और मूल्य होते हैं, जिसके आधार पर समाज के हर व्यक्ति पर उसको मानदंड, प्रतिमान या और मूल्य को मानता है। जहाँ भी कोई व्यक्ति समाज के जो मानदंड है, मूल्य है, उसको जब नहीं मानता है कोई व्यक्ति, तब उसको विचलन कहते हैं। अच्छा। कि वो डेविएट कर जाता है। डेविएट कर जाता है। तो किसी समाज की जो संरचना है उसको बनाए रखने के लिए अनुरूपता जरूरी है। ये समाज सापेक्षिक भी होता है, समय सापेक्षिक भी होता है। हो सकता है कि जो हमारे भारतीय समाज में जो विचलन है किसी और समाज में वो नॉर्मल हो, कि आज से 50 साल पहले कोई चीज जो समाज के लिए उपयुक्त था आज अनुपयुक्त है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसी को हम समझ। ये सवाल जो आया है वो बाबरपुर से आया है, शाहदरा से। मेरा नाम अंसार अली है और मैं शाहदरा से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल यह है कि सभ्यता और संस्कृति में अंतर बताएं। शुक्रिया। अगर हम बात करें तो सभ्यता और संस्कृति को बहुत लोग एक ही समझते हैं, इतिहासकार भी इसको एक ही समझते हैं। तो इसको टाइनवी जैसे स्टडी ऑफ हिस्ट्री जो बुक है उसमें 21 प्रकार के सभ्यता का प्रयोग करते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट है फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट ईवी टायलर, उन्होंने भी सभ्यता और संस्कृति के बीच कोई अंतर नहीं बताया है। उन्होंने दोनों को एक ही माना। और संस्कृति जनरली हम कहते हैं कल्चर इज ए मैन मेड पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट, यह जो है मानव निर्मित पर्यावरण है। ईवी टायलर भी कहा कि कल्चर इज ए कम्प्लेक्स व्हिच इंक्लूड्स नॉर्म्स, वैल्यू, ऑल दिस थिंग्स, जिसमें सारे कुछ वैल्यूबल वगैरह सब कुछ समाहित होता है। तो इन्होंने सभ्यता और संस्कृति में कोई अंतर नहीं बताया। लेकिन धीरे धीरे इसमें जो प्रथम समाजशास्त्री हैं अल्फ्रेड वेबर, उन्होंने सभ्यता और संस्कृति में पहली बार अंतर बताने की कोशिश किया। अच्छा। उसको और परिमार्जित किया मैकाइवर एंड पेज जी। मैकाइवर पेज ने कहा कि संस्कृति और सभ्यता में अंतर है। संस्कृति क्या है कि सिंपल टर्म में उन्होंने कहा कि व्हाट वी आर इज कल्चर, व्हाट वी हैव इज सिविलाइजेशन, कि जो हम हैं, हम किस तरह हैं, हम जो नौ वो संस्कृति है और हमारे पास क्या है, सभ्यता है। तो इसमें मैकाइवर पेज 4-5 पॉइंट बताया उन्होंने। सभ्यता का ठोस माप समझ उसको हम माप सकते हैं लेकिन संस्कृति को नहीं कर सकते। तीसरा उन्होंने बताया कि सभ्यता आसानी से हस्तांतरित होता है लेकिन संस्कृति आसानी से नहीं होता है। सभ्यता बिना परिवर्तन के ग्रहण की जा सकती है पर संस्कृति नहीं। दोस्तों, अभ्यास कार्यक्रम में आज हमारे एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर रविंद्र कुमार जो कि इग्नू से हैं। और आप भी इस कार्यक्रम में अगर शिरकत करना चाहें तो 9289094044 पर हमें मैसेज कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। और ये तो सच बात है कि आप अपने परीक्षाओं की तैयारी में बहुत थक गए होंगे और रिलैक्सेशन की आवश्यकता तो पड़ती ही है। तो ऐसे में अगर हम एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लें तो कैसा रहेगा? सजन रे झूठ मत बोलो किसी कसम। बहुत खूब। तो आइए सुनते हैं तीसरी कसम से ये बहुत ही बढ़िया सा गाना मुकेश की आवाज में। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो।
चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। वही लिख लिख के क्या होगा, वही लिख लिख के क्या होगा, यही सब कुछ चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया। वही किस्सा पुराना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद मुझे मालूम है कि आप सब अपने सवालों का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे और हमारे साथ जो प्रोफेसर हैं रविंद्र कुमार, वो आपके कुछ एक सवाल जो बचे हैं उनका जवाब देंगे। तो अगला सवाल है। नमस्कार, मेरा नाम शिव कुमार यादव है। मैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले का रहने वाला हूँ। मेरा क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष होने के कारण भारतीय संस्कृति व सभ्यता का प्रचार प्रसार को वो तेजी नहीं मिल पाई जो उसे मिलना चाहिए था। टिप्पणी करें, धन्यवाद। में इनका सवाल है कि धर्मनिरपेक्षता के कारण जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति है उनको जगह वो नहीं मिल पाया है जो मिलनी चाहिए। धर्मनिरपेक्ष हम संविधान को देखें अपने, हमारा संविधान समाज के हर वर्ग हर व्यक्ति को स्थान वो दिया है और वो हर वर्ग को, हर ग्रुप को, हर पंथ के मानने वाले को ये अधिकार दिया है कि वो अपनी प्रचार प्रसार वो कर सकता है। जिसमें हम देखते हैं कि हमारी जो समाज है वो विविधता में एकता वाली समाज है। जो पंथ है, पूजा पद्धति है, उन्होंने अपने आगे आकर अपने पंथ पूजा पद्धति का प्रचार प्रसार किया है, जिसमें हर जो पूजा पद्धति है उनका समाज के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में उनका सहयोग रहा है। तो अगर हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं तो धर्मनिरपेक्षता तीन प्रकार को हम देख सकते हैं जो अभी तक है। जन केंद्रित धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं जो धर्म को राजनीतिक, सामाजिक, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, सामाजिक जीवन और संस्कृति से पृथक करके देखता है। दूसरा राज्य केंद्रित होता है जो धर्म व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित, इसको राजनीति का आधार नहीं होता है, कोई धर्म का एक व्यक्तिगत मामला के रूप में देखते। लेकिन हम भारतीय संदर्भ में अगर धर्मनिरपेक्षता की बात अगर करते हैं तो हमारी धर्मनिरपेक्षता उपनिवेशवाद और सांप्रदायिकता के विरोध में सभी लोगों के एकता पर बल देता है। इसीलिए हमारा राज्य जो है
संवैधानिक एंड विधिक कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल स्टेट है। तो इसमें हम समाज के सभी लोगों का सहभागिता और एकता के लिए धर्मनिरपेक्षता का हम उपयोग किए हैं। इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हमको किसी खास वर्ग का जो सभ्यता और संस्कृति को जो जगह मिलनी चाहिए नहीं मिली है, सबको समान अवसर मिला है। और ये जो सवाल है वो बहुत दूर यानी उत्तराखंड से है, तन्मय पंत का, और उनका सवाल है। मेरा नाम तन्मय पंत है, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि अनौपचारिक श्रम क्या होता है? औद्योगिक उत्तर समाज में अनौपचारिक श्रम को विनियमित करने की आवश्यकता एवं उसकी चुनौतियों की विवेचना कीजिए। दो पार्ट है इनका। अनौपचारिक श्रम, हम देखते हैं कि दो तरह के श्रम, वर्क फोर्स की बात जब करते हैं कि औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक जहाँ पर उनको सैलरी पे मिलता है, सरकारी सैनिक हैं, उनको महीने में पेमेंट मिलता है, वेतन, उनको सामाजिक सुरक्षा है, सब कुछ है। लेकिन एक ऐसा वर्ग है जो है वो कैजुअल लेबर है, प्रतिदिन वो काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल है, जिनका कोई सामाजिक सुरक्षा कुछ होता नहीं। अभी जो हम देखते हैं कि उत्तर पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है, उत्तर औद्योगिक समाज में हम सर्विस क्लास पे ज्यादा फोकस है। पहले जो होता था कि कृषि आधारित जो जॉब हो जाता था उसमें नौकरियां मिलती थी लोगों को, लेकिन अभी ज्यादा फोकस हमारा जो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, उत्तर औद्योगिक समाज, जहां अनौपचारिक श्रम में ज्यादातर भागीदार लेते हैं। लेकिन सर कि उसको कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, काम करते जा रहे हैं, उनकी कोई सैलरी कब मिलेगी कोई कह नहीं सकता, कब उनको निकाल दिए जाएंगे, इससे काफी तनाव में इनसिक्योरिटी ज्यादा होता है। अगला सवाल तो सर हम लेंगे, लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है फैक्ट फाइल, तो आइए सुनते हैं, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं पूनम श्रीवास्तव। उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय है और राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। एक भारतीय नागरिक जिसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, वो उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्य है, बशर्ते वो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए भी योग्य हो। उसे केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन लाभ का कोई पद धारण नहीं करना चाहिए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 के साथ पढ़े गए संविधान के अनुच्छेद 324 में भारत के चुनाव आयोग में उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव का संचालन निहित है। उपराष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनावों के लिए राष्ट्रपति के चुनावों के विपरीत राज्यों की कोई भूमिका नहीं होती है। चूंकि सभी निर्वाचक संसद सदस्य हैं, इसीलिए प्रत्येक सांसद के वोट का मूल्य समान होगा, अर्थात 1। उपराष्ट्रपति के चुनावों में इस्तेमाल किए जाने वाले चुनाव का सिद्धांत एकल संक्रमणीय वोट के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम 1974 के अनुसार संसद भवन में चुनाव कराए जाते हैं। किसी व्यक्ति के उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि इलेक्टोरल कॉलेज अधूरा था। थैंक यू पूनम। कुछ एक सवाल बचे हैं जिन्हें हम लेंगे। ये सवाल है चारू कौशिक का, नोएडा यूपी से। मैं चारू कौशिक, नोएडा उत्तर प्रदेश से। मैं एक्सपर्ट से जानना चाहती हूँ कि मर्टन के अनुसार विचलित उपसंस्कृतियाँ किस प्रकार से उत्पन्न होती हैं। विचलित उपसंस्कृतियाँ की बात करते हैं तो हम चलेंगे दुर्खिम जो है वो एनोमी की बात करते हैं, प्रतिमानहीनता तो नॉर्मलेसनेस की बात करती है, जहाँ क्योंकि समाज में एक वक्त ऐसा आता है कि परंपरागत समाज जो रूल है वो चलता आ रहा है, लेकिन उस समय के अनुसार नॉर्मलेसनेस सोसाइटी में होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी काम को मर्टन ने आगे बढ़ाया है। वो बात करते हैं विचलित उप संस्कृतियां की बात जो कर रहे हैं मर्टन, उसे कहे कि समाज जो विकसित समाजों में भौतिक उपलब्धता तो रहती है, प्रतियोगिता बढ़ जाती है, जिसके कारण लोग गलत रास्ता अपना लेते हैं। तो इस तरह के 5 प्रतिक्रिया और उप संस्कृतियां जिसको आर के मर्टन ने कहा है।
लेकिन जो दूसरा है कि नवप्रवर्तक, जिसे हम इनोवेटर कहते हैं, वैसी स्थिति में क्या होता है कि वहाँ कोई व्यक्ति जो है नॉर्म्स को, नियम कानून को तो मानता है लेकिन उसकी वैल्यू को नहीं मानता है। ये ऐसी स्थिति को इनोवेटर कहते हैं, नवप्रवर्तक कहते हैं। जैसे कोई नियम मानता है लेकिन घूस लेता है, तो ऐसे की वैल्यू जो है, वैल्यू तो है कि हमारा ईमानदार रहने का, लेकिन वो वैल्यू को नहीं मानता है, नॉर्म्स को मानता है। तीसरी जो है रिचुअलिज्म, कर्मकांडीय। इसमें क्या होता है कि इसमें नॉर्म्स को नहीं मानता है, वैल्यू सिस्टम को मानता है। जो फोर्थ वन होता है रिट्रीटिज्म, प्लानवादी, जिसमें वो न नॉर्म्स को मानता है न वैल्यू को किसी को छोड़ के चला जाता है, सबको छोड़ जाता है। जैसे बहुत सारे जो नशा करने वाले लोग होते हैं। और फिफ्थ जो होता है रिवेलियन, विद्रोही होता है। न वो समाज के किसी भी नियम को नए नियम देना चाहता है, वो न नॉर्म्स को मानेगा न मूल्य को मानेगा, न प्रतिमान को, मूल्य को, किसी को नहीं मानता है। तो इस तरह की उपसंस्कृति का मटन बात। हमारे इस कार्यक्रम का जो आखिरी सवाल है वो है, कुर्ग के धर्म और समाज पर श्रीनिवास के विचारों को एक्सप्लेन करें। एम.एन. श्रीनिवास, इन्होंने अध्ययन किया है कर्नाटक का कुर्ग एक जगह है। कुर्ग वहाँ जो कर्नाटक की जो आम बस्ती है उससे बिल्कुल एक अलग गांव है, वहाँ का अध्ययन किया है। उन्होंने अध्ययन में पाया कि वहाँ ओक्का एक जो है लगभग जो है सब परिवार पैट्रियार्कल परिवार है, पितृ स्थानिक है। तो वहाँ एक उस परिवार के बारे में अध्ययन करते, उस समाज के बारे में अध्ययन करके वो कहते हैं कि वहाँ के लोग किस तरह धर्मों को मानते हैं, जो दैनिक जीवन में है, कैसे अपने धर्म की शुरुआत करते हैं। तो इसी तरह वो कई सारे एग्जाम्पल, जो रीति रिवाज है उनका, जैसे बंदगी करने का जो एक धार्मिक कृत्य है, कैसे लोगों को वो बंदगी करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने से समान उम्र को बंदगी करता है, झुककर करता है, अगर बड़े लोग हैं तो उनको बंदगी करता है तो पैर छू के झुककर अपने सर से लेके सर पे लगाते हैं हाथ। और भगवान का करते हैं तो पूरी तरह जमीन पे झुक के पूरा लगा के फिर उसको हाथों में लगा के सर पे लगा के इस तरह बंदगी करते हैं। इस तरह शुभ मुहूर्त होता है, मंगला कार्यक्रम से मंगल कार्य होता है, शुभ मुहूर्त में होता है। इस तरह कई तरह के जो हमारे कर्म कांड होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, उनको वो मानते हैं। जैसे कर्ण छेदन, कान छेदने का, पुवर्टी यौनावस्था की शुरुआत होती है तो उसको कैसे रिचुअलाइज करना है, ये सारा वो घर के जो केंद्र होता है वहाँ पर 5 पिलर होते हैं, 5 पिलर का बनाया जाता है स्थान, 5 स्तंभों वाली, और मध्य में जिसका जो कर्ण छेदन माने लड़का और लड़की का कर्ण छेदन है तो उसको बीच में बैठाया जाता है और सारी प्रक्रिया होती है। तो इस तरह लाइफ साइकिल में कैसे जन्म से शुरू होता है, फिर मैरिज कैसे होगा, डेथ कैसे होगा। तो ये काफी धार्मिक समाज में दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। दिन प्रतिदिन जिंदगी में अपनी एक्टिविटीज करते हैं, शुभ मुहूर्त में करते हैं। और दोस्तों अब दे दें हम आपको परीक्षाओं की जानकारी। आज तक का सबसे पहला CUCET परीक्षा 15 से 20 जुलाई तक आयोजित होगा। कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड 23 और 24 जुलाई को जूनियर इंजीनियर और सहायक अभियंता के पद के लिए KPTCL परीक्षा 2022 आयोजित करेगा। शिक्षक 2022 के लिए राजस्थान पात्रता परीक्षा 23 और 24 जुलाई को आयोजित होने वाली है। JKPSC संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा CCE 31 जुलाई को आयोजित की जाएगी। बहुत सारे सवालों के जवाब आपने दिए सर, लेकिन अब हम आपको ये लिबर्टी देते हैं, ये चांस देते हैं कि आप भी हमारे श्रोताओं से एक सवाल पूछें, जिसके जवाब देने पर उन्हें मिलेगा ई-सर्टिफिकेट। तो हमारे पिछले वीक के जो सवाल के जवाब जिन्होंने सही दिए उनका नाम है पूजा शुक्ला, कन्नौज यूपी से, तो उनके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद है। आज का सवाल पूछेंगे प्रोफेसर रविंद्र कुमार इग्नू के। संस्कृति से आप क्या समझते हैं? बहुत ही छोटा सा सवाल, लेकिन निश्चित तौर पर ये बहुत ही इलैबोरेट हो सकता है। तो ये बता दें कि इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आप बस अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करने हैं, आपको ईमेल करना है, और व्हाट्सएप नंबर तो आपको मालूम ही है 9289094044 और ईमेल ID abhyas.airnews@gmail.com पर। अगले अंक का विषय होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हमें अपने सवाल भेज दें और जिसका जवाब हम आपको शनिवार 9:30 बजे अगले सप्ताह देंगे। आज के हमारे गेस्ट एक्सपर्ट प्रोफेसर रविंद्र कुमार का हम तहे दिल से शुक्रिया करेंगे और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, शिवरात्रि।